नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, प्रशांत किशोर को तो आप जानते ही होंगे। भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर एक सनसनी की तरह आए हैं और ये सनसनी अब भारत की राजनीति में कुछ नया बढ़ने और बड़ा करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिश किसी जमाने में चौधरी देवीलाल किया करते थे। ये कोशिश किसी जमाने में VP सिंह, चंद्रशेखर और शरद पवार जैसे नेता किया करते थे, लेकिन अब इन कोशिशों को एक नए सिरे से कुछ अलग रचनात्मक ढंग से करने का जो काम है वो प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और भारत की राजनीति की ये विशेषता है कि ये साल भर 24 घंटे चलने वाली एक प्रक्रिया है, क्योंकि भारत के किसी न किसी हिस्से में चुनाव होते रहते हैं और राजनेता इन चुनावों में व्यस्त रहते हैं। चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी भारत के राजनेता कभी चैन से नहीं बैठते हैं। वो लगातार जुटे रहते हैं नई संभावनाओं के साथ, नए समीकरणों के साथ। और मैं इसको अगर राजनेताओं की शब्दावली में, राजनेताओं की सोच के हिसाब से कहूं तो तारे केवल रात को ही दिखाई नहीं देते हैं, तारे दिन में भी दिखाई दे सकते हैं। बस उसको देखने का एक नजरिया होना चाहिए। प्रशांत किशोर की 2015 में पहली बार ममता बनर्जी से मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वो नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में आए थे। उसके बाद उन्होंने ममता बनर्जी का काम संभाला। वो अरविंद केजरीवाल के साथ काम कर चुके हैं, वो अमरिंदर सिंह के साथ काम कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार के साथ काम कर चुके हैं, वो भारत के बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ काम कर चुके हैं। पहली मोदी सरकार का जो प्रचार का जिम्मा था, पहली बार जब मोदी जी आए तो बहुत सारे नारे प्रशांत किशोर ने, अब की बार मोदी सरकार जैसे नारे प्रशांत किशोर की टीम ने गढ़े थे। IPAC उनकी टीम है जो, और उसने भारतीय राजनीति में प्रशांत किशोर की जो सफलताएं हैं उसको बहुत बड़े लेवल पर पहुंचा दिया। और अब जो प्रशांत किशोर हैं उनका कहना है कि उन्होंने IPAC छोड़ दिया है, लेकिन प्रशांत किशोर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में लगे हुए हैं। और इस जो भूमिका है इसको ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को ये भूमिका सौंपी है। और इस भूमिका के तहत प्रशांत किशोर का काम है कि 2024 के आम चुनाव से पहले पूरे देश में एक थर्ड फ्रंट खड़ा किया जाए, और ये थर्ड फ्रंट नॉन BJP और नॉन कांग्रेस का होगा। और ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां या ऐसे क्षेत्रीय छत्रप जिनका एक महत्वपूर्ण जनाधार है, उन सभी को इस चुनाव से पहले इकट्ठा किया जाए और फिर लोकसभा के जो चुनाव हैं उसमें पूरी ताकत के साथ ये फ्रंट चुनाव में उतरे और मोदी सरकार को गिरा दे और इसके साथ ही कांग्रेस को भी चुनाव से दूर कर दे। तो इस तरह की रणनीति ममता बनर्जी के कहने पे प्रशांत किशोर तैयार कर रहे हैं। वो खुद को भी एक ब्राह्मण नेता के रूप में प्रोजेक्ट करेंगे आने वाले समय में, लेकिन फिलहाल वो थर्ड फ्रंट के रूप में काम कर रहे हैं। थर्ड फ्रंट के एक तरीके से अनऑफिशियल संयोजक आप प्रशांत किशोर को कह सकते हैं। पिछले दिनों उन्होंने शरद पवार जी से मुलाकात की थी, वो भी इसी सिलसिले में थी, क्योंकि शरद पवार के बिना किसी भी तरह का अलग मोर्चा बनाना संभव नहीं है। तो अब बात करते हैं हम अपने प्रदेश हरियाणा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दोस्तों, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दूसरी बार इसी कमान संभाले हुए हैं। अगर आप इस सरकार के कार्यकाल या इस सरकार की गति को आप देखें तो ये सरकार ठीक वैसे ही नतीजे दे रही है जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार देती थी, वैसे ही पैटर्न पे ये सरकार चल रही है। तो अब जो आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव हरियाणा में होंगे, तो हरियाणा पे प्रशांत किशोर की नज़रें किस पर टिकी हैं, या प्रशांत किशोर के मोर्चे में कौन लोग शामिल हो सकते हैं, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में आपका भाग लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी के सोचने का जो दायरा है वो अलग अलग होता है। तो जिन दायरों में मैं ना पहुंच पाऊं, आप पहुंच सकते हैं। आप अपनी राय खुलकर इस मुद्दे पे जाहिर करें और बताएं आपको क्या लगता है। दोस्तों, अब अगर प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे में शामिल होने की बात की जाए तो 3-4 पार्टियों पर ही हम नज़र डाल सकते हैं। पहली है BJP के अलावा कांग्रेस। तो जो तीसरा मोर्चा है उसका जो प्रमुख ध्येय है वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी को भी बाहर रखा जाए और कांग्रेस को भी इससे बाहर रखा जाए। हरियाणा में कांग्रेस इस मोर्चे में अगर इन केस शामिल होने की बात आए तो इसलिए भी शामिल नहीं होगी क्योंकि कांग्रेस को आत्मविश्वास है कि वो हरियाणा में सरकार बना लेगी। अब कांग्रेस के अलावा क्या क्या विकल्प हैं? जननायक जनता पार्टी जो इस सरकार का हिस्सा है, और एक तरीके से मैं जिसको कहूँगा कि ये एक लोकप्रिय पार्टी का दर्जा अभी इसके पास है, क्योंकि BJP का जितना भी रोष है जनता में उसका ज़्यादातर हिस्सा JJP के हिस्से में ही आएगा।
और चुनाव आते आते ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जो जेजेपी का कोर वोटर था वो उससे भयंकर नाराज़ है। और इसलिए प्रशांत किशोर को ये बात भली भांति मालूम है कि ये जो विकल्प हरियाणा में वो देख रहे हैं उसमें कम से कम जेजेपी फिट नहीं हो सकती है। इनेलो की अगर बात की जाए तो इनेलो के पास फिलहाल हरियाणा में कोई विधायक नहीं है, लेकिन अभय सिंह चौटाला जैसा नेता उनके पास है जो जिंदगी में जोखिम ले सकता है, रिस्क ले सकता है, और आने वाला जो उपचुनाव है उसमें वो अपनी लोकप्रियता को साबित करने की पूरी कोशिश भी करेंगे और समीकरण उनके पक्ष में भी जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एक तो उनकी रणनीति का एक हिस्सा इनेलो हो सकती है, लेकिन इनेलो पूरे हरियाणा में फ़िलहाल कोई प्रभाव क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ पे वो एक ठीक ठाक सा प्रदर्शन करने लायक पार्टी बन जाए। हालांकि कुछ ज़िले ऐसे, एक पॉकेट ऐसी हो सकती है जहाँ इनेलो आने वाले विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करे, लेकिन पूरे हरियाणा में अभी उस स्टेज पे वो खड़ी नहीं हो पाई है। लेकिन एक क्षेत्र विशेष में तो निश्चित तौर पे वो अच्छा प्रदर्शन करने वाली है, जहाँ पर जेजेपी ने उसको टेक ओवर किया था वहाँ पर वो अपनी ज़मीन को दोबारा से हासिल करने की कोशिश इनेलो की रहेगी और उसमें वो सफलता उनको मिल भी सकती है। तो एक तो इनेलो का विकल्प आप साइड में रख दीजिए कि प्रशांत किशोर का जो मोर्चा होगा उसमें एक इनेलो एक हिस्सा हो सकती है। इसके अलावा हरियाणा में कोई और बड़ी पार्टी है नहीं, बसपा का इतना ज़्यादा वजूद है और हर साल अपने वोट बैंक को वो गंवाती जा रही है, लेकिन इस मोर्चे में बसपा जरूर रहेगी। तो हो सकता है 1-2 सीट या जो भी इनका समीकरण बने उसमें हरियाणा में, उसके अनुसार उनको कहीं ना कहीं समझौते पे आ सकती है। लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी पार्टी नहीं है। तंवर जी का, अशोक तंवर जी का अपना भारत मोर्चा है जिसका कोई अभी वजूद ही नहीं है नाम के अलावा। तो अब ऐसा कौन लीडर हो सकता है जो प्रशांत किशोर की टीम में आकर प्रशांत किशोर की रणनीति का हिस्सा बनकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को दूर कर सके सत्ता से और कांग्रेस को भी दूर कर सके। तो अब आपको इस समीकरण पर चर्चा करने से पहले 2019 के चुनाव के दौरान लौटना होगा। तब ये एक मुकम्मल तैयारियां हो चुकी थी कि 13 विधायकों को साथ लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में अपनी अलग पार्टी बनाने जा रहे हैं। महापरिवर्तन रैली उन्होंने रख दी थी। सबकी निगाहें इस बात पर थी कि अब ये पार्टी वजूद में आएगी, एक और क्षेत्रीय पार्टी हरियाणा में जिसका नेतृत्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेंगे। लेकिन ऐन वक्त पर वो अपने कदम पीछे खींच गए और कांग्रेस से ही उन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी बाजी मार ले गई और जजपा के साथ मिलकर अपनी सरकार बना ली। लेकिन इस दौरान ऐसा राजनीति में कांग्रेस में ऐसा कुछ घटा है, ऐसा घट रहा है जिसकी परिस्थितियां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पक्ष में कतई भी नहीं है। और जिसके परदादा कांग्रेस से जुड़े हों, जो आज तक जो कांग्रेस से जुड़े रहे हों, वो इस बात को भली भांति समझते हैं और कांग्रेस छोड़ने से पहले वो पूरा एक होमवर्क जरूर कर रहे होंगे इस बात पर कि अगर प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे में क्षेत्रीय पार्टी बनाकर शामिल हुआ जाए तो उसकी संभावनाएं कितनी हैं और उसमें सफलता कितनी मिल सकती है। क्योंकि कांग्रेस में फ़िलहाल जितने भी धड़े शामिल हैं, कुलदीप बिश्नोई ले लो आप, किरण चौधरी ले लो आप, रणदीप सुरजेवाला ले लो, उधर अहिरवाल में कैप्टन अजय यादव ले लो, तो सारे अपने अपने आप में तुरुप हैं ये लोग। और इन लोगों के बीच में आप फ्री हैंड कांग्रेस में रहने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं जिसको हुड्डा जी चाहेंगे। और ऐसे में एक और नई पार्टी का जन्म हो सकता है और उस नई पार्टी का जन्म भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से होगा और वो प्रशांत किशोर की टीम का हिस्सा बन सकती है। हालांकि अभी चुनाव बहुत दूर हैं, अभी ये कैसे आकार लेगी घटनाएं, क्योंकि गुलाब नबी आज़ाद के धड़े के एक हिस्से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं राष्ट्रीय राजनीति में, और गुलाब नबी आज़ाद की जो भूमिका अब आगे आने वाले समय में है वो तय करेगी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहाँ रहने वाले हैं। और अगर प्रशांत किशोर के मोर्चे ने आकार लिया और उसमें गुलाब नबी आज़ाद की कोई भूमिका हुई तो निश्चित तौर पर हरियाणा में एक नई पार्टी आएगी और इस कयासों को, बातचीत को हवा भी मिलनी शुरू हो गई है। हरियाणा के बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीति के बहुत अच्छे जानकार हैं डॉक्टर सतीश त्यागी जी। उन्होंने कल अपनी फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी, बहुत इशारों में वो पोस्ट है और वो इसी पार्टी को लेकर है कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एजन्मी पार्टी प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे में शामिल हो सकती है। नवीन रमन जी हैं जो पॉलिटिकल मामलों को देखते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही कयास अपनी फेसबुक पर लगाए थे। तो
आने वाले समय में, और ये जो कयास हैं इसको इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि ममता बनर्जी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम लिया है। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से प्रभावित दिखती हैं या वो नाम बुलवाया गया है, ये तो प्रशांत किशोर जानते होंगे। लेकिन ये तय है कि अगर तीसरे मोर्चे ने आकार लिया तो हरियाणा से कोई एक पार्टी अस्तित्व में आएगी और वो तीसरे मोर्चे में शामिल होगी, और जिसकी ज्यादा संभावनाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हैं। लेकिन पुराने रोहतक से बाहर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भी उतना बड़ा जनाधार नहीं है, तो उनको एक दूसरी क्षेत्रीय पार्टी जिसका नाम INLD है, जिसको अपनी भूमिका भी तलाशनी है, जिसको अपना वजूद जो JJP में उसका वोट बैंक चला गया था उसको निकालना है, तो इन दो को साथ मिलकर भी प्रशांत किशोर हरियाणा में तीसरे मोर्चे को आकार दे सकते हैं। अब मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा दोस्तों। बहुत प्रबुद्ध साथी मेरे साथ जुड़े रहते हैं, आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रशांत किशोर के तीसरे मोर्चे का हिस्सा होंगे। क्या भविष्य में इस तीसरे मोर्चे में INLD प्लस हुड्डा की एजेंमी पार्टी जो कभी आकार लेगी वो शामिल हो सकती है, और अगर ऐसा होता है तो उसका भविष्य हरियाणा में आप क्या देखते हैं? आप इस पर जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हरियाणा की राजनीति के तमाम पहलू हम यहाँ पहलुओं पर चर्चा करते हैं, और जिसमें हरियाणा की प्राचीन पॉलिटिकल हिस्ट्री के साथ करंट पॉलिटिक्स को भी हम कवर करते हैं। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। और अगर आपने बहुत अच्छे इस पे प्रतिक्रियाएं दी तो मैं उन प्रतिक्रियाओं को शामिल करते हुए भी एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि दूसरे साथियों को भी उन प्रतिक्रियाओं की जानकारी मिल सके। शुक्रिया, नमस्कार।